तो दोस्तों आप सबने ये न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स पर या अपने टेलीविजन्स पर या अपने आसपास सुनी रखी होगी कि टर्की में अर्थक्वेक आ गया। वैसे अगर देखा जाए तो ग्लोबली ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है फॉर टर्की। जो उसके आसपास एरियाज़ है उनके लिए टर्की को बहुत सी क्राइसिस से गुज़रना पड़ रहा है। और टर्की के जो आसपास जो इलाके हैं जैसे कि सीरिया, साइप्रस, उनको भी बहुत से क्राइसिस से गुज़रना पड़ रहा है। और मतलब बहुत टफ़ सिचुएशन हो चुकी है उनके लिए, उन कंट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों देखें, अर्थक्वेक तो आ गया, वो तो नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक। लेकिन आप सब कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर ही आया होगा कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड अर्थक्वेक। तो आज के इस वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड अर्थक्वेक और अर्थक्वेक आने की असल वजूहात क्या है। तो सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो विद द टाइटल पीस बिकम्स पैनिक। तो ये जो अर्थक्वेक है, सबसे पहले इसने टर्की के प्रोविंस गाजियान्टेप उसको उसने हिट किया था और ये आया था मतलब अराउंड 4 बजे सुबह के, मॉर्निंग 4 AM। और सिप्रस, जॉर्डन, लेबनान, इराक, जॉर्जिया और अर्मीनिया जैसे इलाकों को भी, इन जैसे कंट्रीज़ को भी इस अर्थक्वेक ने हिट किया है और उनको भी क्राइसिस से भी गुजरना पड़ रहा है। मतलब इनको भी इसने अर्थक्वेक ने इफेक्ट किया है। मोर देन 5000 बिल्डिंग्स हैव बीन कोलैप्स्ड। 5000 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं, मतलब एक साथ टकरा कर गिर चुकी हैं नीचे। द सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक्स। और दोस्तों ये जो टर्की सीरिया अर्थक्वेक है, ये एक ही अर्थक्वेक नहीं है, यहाँ पे एक ही झटका नहीं लगा था। अकॉर्डिंग टू सीज़मोग्राफर्स, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर्स, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, ये सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक है। मतलब बहुत सारे अर्थक्वेक्स एक ही टाइम पे वहाँ पे हुए हैं। The second quake happened which was 7.7 magnitude and followed 11 minutes before the first quake। जो पहला झटका लगा था टर्की को वो लगा था सुबह के अराउंड 4 AM को, बट जो सेकंड जो अर्थक्वेक था, जो सेकंड झटका लगा था वो उसके एग्जैक्ट 11 मिनट बाद लगा था, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7, ठीक। द थर्ड अर्थक्वेक हैपेंड 9 hours ago which was 7.5 मैग्नीट्यूड। और फिर उसके बाद जो तीसरा झटका लगा, जो तीसरा अर्थक्वेक लगा, जो कि सेकंड अर्थक्वेक के 9 घंटों बाद लगा था, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.5। मोर देन 125 आफ्टर शॉक्स हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर्स, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट एंड सीज़मोग्राफर्स, इन 3 अर्थक्वेक्स के बाद 125 झटके और लग चुके हैं टर्की को। मतलब 125 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड अभी तक हुए हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो दोस्तों ये तो सिचुएशन है टर्की और सीरिया और जो मतलब दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके इर्द गिर्द, तो उनकी कंडीशन अभी ये है, ठीक। लेकिन हमारा टॉपिक है द साइंस बिहाइंड अर्थक्वेक, उसको समझने के लिए पहले हमको बहुत सी बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर हम अपने प्यारे प्लैनेट अर्थ पर नज़र डालें तो द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं। यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं 3 लेयर्स कौन सी अर्थ की हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक। जो क्रस्ट है वो सबसे थिकेस्ट लेयर है, मोटी लेयर है। और क्रस्ट पे हम जो ह्यूमंस हैं, मतलब जो लाइफ है वो क्रस्ट के ऊपर ही रहती है, क्रस्ट के ऊपर ही एग्जिस्टेंस है लाइफ का। फिर क्रस्ट के नीचे आ जाती है मेंटल। मेंटल जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब जो मेंटल है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आयरन और निकल पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में, मोल्टन की फॉर्म में, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो कि जब बाहर निकलता है मेंटल से और क्रस्ट पे पहुँचता है तो वो लावा की फॉर्म में निकलता है। तो वो दरअसल होता क्या है, वो आयरन और निकल और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वही होते हैं, उनकी जो मोल्टन फॉर्म होती है जो कि मेंटल में पाई जाती है, ठीक। फिर सबसे जो नीचे जो लास्ट लेयर है वो होती है कोर। अब कोर भी फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। और कोर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर में भी आपको यही सेम एलिमेंट्स, मिनरल्स देखने को मिलेंगे, आयरन और निकल। बट ये कोर इतनी गर्म है कि यहाँ पे
कोई चीज़ ऐसे बचती नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज़ सॉलिड बॉल के फॉर्म में मिलेगी, इतना इसका टेम्परेचर हाई है। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर्स इसका टेम्परेचर आप सन से कंपेयर कर सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्म होगी, कितनी मतलब इसकी वार्मथ ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम नज़र डालें क्रस्ट पर, क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, ठीक, लेकिन क्रस्ट के ऊपर भी एक लेयर है जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हम लिथोस्फीयर के ऊपर ही रहते हैं। लिथोस्फीयर जो है, लिथो मतलब पत्थर, हार्ड स्टोन, और स्फीयर मतलब गोल, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है टेक्टोनिक प्लेट्स में। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट उससे पहले हमको कुछ और चीज़ें जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स के अगर हम पास्ट में जाएं, अगर उससे भी पहले की कहानी देखें तो क्या हुआ था, अ डच मैप मेकर नेम्ड अब्राहम ऑर्टेलियस, ये हैं अब्राहम ऑर्टेलियस, आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, he proposed an idea that in past all the continents and oceans were merged with another in 1596। 1596 में इन्होंने, अब्राहम ऑर्टेलियस ने, ये डच मैप मेकर थे, इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, एक आइडिया दुनिया को दिया कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, सारे कॉन्टिनेंट्स ओशियंस थे वो मिले हुए थे, दे वर मर्ज विथ ईच अदर। ठीक, तो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया। दिस आइडिया वॉज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय ग्रेट पेंटर एंड फ्रेंच जियोग्राफर एंटोनियो पेलिग्रिनी। अब यहाँ पे आप एंटोनियो पेलिग्रिनी को देख सकते हैं। अब ये एक ग्रेट पेंटर थे और एक फ्रेंच जियोग्राफर थे। तो इन्होंने भी इसी आइडिया को, अब्राहम ऑर्टेलियस के आइडिया को आगे जाकर प्रमोट किया कि हाँ ऐसा ही कुछ पहले के ज़माने में पास में था। ठीक, तो आइडियाज़ प्रपोज हो गए, लेकिन अब दुनिया कैसे मानेगी कि वाकई पास्ट में कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस मर्ज थे एक साथ। अब वर्ल्ड को तो कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ हाइपोथेसिस करके देना पड़ेगा। तो इसी आइडिया के बिहाफ पर अभी आइडिया प्रपोज हो गया, इसी आइडिया को देखकर सिंगल कॉन्टिनेंट एंड सिंगल ओशन का जो आइडिया था, इसके बिहाफ पर एक थ्योरी निकल के आई। वो थ्योरी आज पूरी दुनिया उस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानती है। देखें गाइस, पहले आइडिया आया, आइडिया प्रपोज हो गया, फिर वही आइडिया थ्योरी के रूप में दुनिया के सामने नजर आया। अब इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया, इस थ्योरी को प्रपोज किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया मेट्रोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। और कब प्रपोज किया, 1912 में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया। बाय होम, मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो वेदर्स की स्टडी करते हैं। ठीक, अब जो एल्फ्रेड वेगनर सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंगल कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया और सिंगल ओशन को नाम दिया पेंथेलासा। ठीक, अब उन्होंने थ्योरी तो दे दी, लेकिन गाइस हिस्ट्री इज अ प्रूफ, थ्योरी ऐसे नहीं दी जाती। थ्योरी देने के पीछे भी मतलब कोई रिसर्च होती है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज़ क्या कहना चाहती है, कौन सा रूप लेना चाहती है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस होता है, काम करना पड़ता है, उसके ऊपर सोचना पड़ता है, रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, फिर उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि वाकई ये चीज़ काम करती नहीं करती, और फिर चलकर वही हाइपोथेसिस थ्योरी के रूप में दुनिया में नजर आता है। ठीक, तो अगर हम एविडेंसेस पर देखें कि एल्फ्रेड वेगनर ने किस एंगल से बोला कि हाँ ये वाकई सच था, सिंगल कॉन्टिनेंट सिंगल थ्योरी, सिंगल कॉन्टिनेंट और सिंगल ओशन की थ्योरी थी, तो एविडेंसेस इन्होंने दिए सिमेट्री ऑफ कोस्ट लाइन। अब सिमेट्री ऑफ कोस्ट लाइन मतलब देखें, अगर मैप तो हर कोई देखता है, लेकिन नोटिस जो चीज़ें ना मैप में करने वाली, वो बहुत कम लोग करते हैं, लाखों में एक होते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, तो यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे ये क्रॉस बन रहा है। तो एल्फ्रेड वेगनर सर ने कहा कि अगर हम अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करें तो ये ज्वाइन इजीली हो सकते हैं। मतलब आपने पजल्स देखे होंगे कि एक टुकड़ा पजल का होता है वो अलग होता है, फिर दूसरा टुकड़ा अलग होता है, फिर उन टुकड़ों को मिलाकर एक इमेज बन जाती है। ठीक, तो एल्फ्रेड वेगनर ने वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाया है जिसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हम इनको और इसको मिलाएंगे तो ये इजीली मिल सकते हैं, और इसी के बिहाफ पर उन्होंने बोला कि शायद ये कभी एक हो पुराने ज़माने में, फिर ये सेपरेट हो गए हों। ठीक, तो पहला एविडेंस सिमेट्री ऑफ कोस्ट लाइन। फिर क्या हुआ, अ जियोफिजिस्ट नेम्ड बुलार्ड ऑल्सो मेड पिक्चर ऑफ इट अकॉर्डिंग टू देयर
इमेजिनेशन। फिर एक जियोफिजिस्ट जिनका नाम था बुलार्ड, उन्होंने इसकी इमेजिनेशन मतलब अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन इसकी फिगर भी बना ली, इसकी पिक्चर भी बना ली। एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी, उन्होंने पिक्चर भी बना ली। अब पिक्चर को अगर हम उनकी पिक्चर को देखें तो अभी हमारा करंटली तो हमारा वर्ल्ड ऐसे, अगर आप मैप पर देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, नीचे अंटार्कटिका। लेकिन पुराने ज़माने में शायद मैप ऐसा होता हो। अब देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका एक साथ इजीली मिल चुके हैं और लुक भी आ रही है, इजी लुक आ रही है। तो अब इस फिगर से आपको आइडिया हो सकता है कि सिमेट्री ऑफ कोस्टलाइन से क्या मतलब मुराद है। ठीक, अब दूसरा एविडेंस अगर हम देखें, सेम एज ऑफ रॉक्स एंड टिलाइट इन साउथ ईस्ट अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का कि एक ये कभी मिले हुए थे, लेकिन जब जियोलॉजिकल डिस्कवरीज की गई, एक्सपीडिशंस किए गए, तो सेम एज के रॉक्स और टिलाइट मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, तो जो टिलाइट साउथ ईस्ट अमेरिका मतलब ये वाला हिस्सा, तो जो पत्थर, जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हैं वही चीज़ें आपको इस वाले रीजन में मिली हैं। और जब उनको लेबोरेटरीज में जाके टेस्टिंग हुई, उनकी उन पर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जो पत्थर यहाँ से मिले और जो पत्थर यहाँ से मिले, दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल सेम थी। वो एक ही एज के थे और वो एक ही साथ बने थे, उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम थी। तो दूसरा ये एविडेंस हो गया। ठीक, सेम एज के रॉक्स मिले, तो क्या पता वो एक समय, एक वक्त ऐसा भी हो कि वो मिले हुए हों। फिर सेम मिनरल्स एंड माइंस विथ सेम कंपोजिशन इन ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका। अब रॉक्स की तो बात हो गई। ठीक, अब अगर हम मिनरल्स पर देखें तो जो मिनरल्स हमको साउथ अमेरिका में मिले वही मिनरल्स हमको ब्राज़ील में मिले, वही हमको मिनरल्स अफ्रीका में मिले। तो रॉक्स भी सेम हो गए, सेम कंपोजिशन के, मिनरल्स भी सेम कंपोजिशन के, और मिनरल्स के अलावा हमको माइंस भी सेम कंपोजिशन मिली है। जो माइंस यहाँ पे आके ब्राज़ील में ख़त्म होती हैं, किसी और कंट्री में ख़त्म होती हैं, वही माइंस सेम कंपोजिशन की अफ्रीका में किसी रीजन से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो कुछ तो चक्कर होगा इसके पीछे। तो सेम मिनरल्स एंड सेम माइंस, ये भी एक एविडेंस हो सकता है, आप उसको एक एज एविडेंस ले सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब रॉक्स भी हो गए, मिनरल्स एंड माइंस भी हो गई। अब फॉसिल्स पर उन्होंने नज़र डाली, देखने फॉसिल मिलते हैं, सेम एज के मिलते नहीं मिलते, तो फॉसिल भी सेम एजेस के उनको मिले। यहाँ पे जो फॉसिल्स पाए गए और जो यहाँ पे पाए गए, दोनों की कंपोजिशन सेम थी, एंड सेम कंपोजिशन इन ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका। ठीक, तो फॉसिल भी सेम कंपोजिशन के मिले। ये भी एक एविडेंस हो सकता है कि वो कभी ना कभी पास्ट में जुड़े हुए थे एक साथ, एक ही वो थे। ठीक, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर, दिस एज वॉज जुरासिक एज एंड इट इज द स्टोरी ऑफ 44 मिलियन ईयर्स अगो। अब एल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि जिस वक्त ये कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे ना, उस एज को हम जुरासिक एज का नाम दे सकते हैं, और ये कहानी है कम से कम 44 मिलियन साल पुरानी, 44 मिलियन। ठीक, अब देखें कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, फिर अलग कैसे हुए, सवाल ये आता है ना, वो अलग कैसे हुए। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने रीजंस दिए सेपरेशन के, जो कि दिए एक पोल फिलिंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। ये दो फोर्सेस उन्होंने दी, और उन्होंने बोला कि दो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए, अलग हो गए। ठीक, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब अगर हम इन फोर्सेस पर देखें, पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स क्या है, तो पोल फिलिंग फोर्स जो है वो क्या है, देखें आपने अपनी फिजिक्स में 9th या मैट्रिक में ये पढ़ाई होगा, एक फोर्स होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे रोटेट करें, घुमाएंगे किसी चीज़ को, तो सेंटर से वो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, घूमे तो गा, वो राउंड तो होगा, सर्कल में तो घूमेगा सर्कुलर पोजीशन में, लेकिन वो सेंटर से दूर भागेगा, सेंटर के कभी करीब नहीं आएगा। तो एल्फ्रेड वैगनर ने ये बोला कि हमारी धरती भी तो घूम रही है, वो भी एक्सिस पर घूम रही है, रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, जिसके द्वारा डे और नाइट होते हैं। और जो पोल्स हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो काम करते हैं एज अ सेंटर, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट हैं वो पोल से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से क्या हो गए, कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए। ये हमारी पहली पोल फिलिंग फोर्स। अब दूसरी फोर्स जो उन्होंने बताई, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स में उन्होंने क्या बताया, टाइड्स आर क्रिएटिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटी।
अब दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन का चक्कर काटती रहती है, रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, और जो मून है वो भी अर्थ का चक्कर काटती रहती है, काटता रहता है मून, तो उसको मून रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो मून की ग्रेविटी तो है अपनी, तो अल्फ्रेड वैगनर सर ने ये कहा कि जो मून की ग्रेविटी है उसी वजह से अर्थ पे प्रेशर पड़ रहा है, और जो अर्थ पे ओशियंस हैं, उन ओशियन जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, वो उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप? इसका मतलब ये हाइपोथेसिस, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो गया, कंटिनेंट ड्रिफ्ट हो गए। ठीक, मून की ग्रेविटी से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टाइड्स ऊपर उभर रही हैं, उठ रही हैं। तो ये थे हमारे टाइडल फोर्स। ठीक, अब पोल फिलिंग फोर्स आपको कवर हो गए, टाइडल फोर्स भी क्लियर। अब ये जो रीजंस है, दो रीजंस, ये वर्ल्ड को इलॉजिकल लगे कि अब देखें मून की ग्रेविटी है, टाइड्स उठ रही हैं, फिर कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए, मतलब ये इलॉजिकल लगे बहुत से लोगों को। पोल से धरती घूम रही है एक्सिस पर, पोल से कंटिनेंट्स दूर जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो लोग इस रीजन से सहमत नहीं हुए। ठीक, फिर क्या हुआ, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 हम क्लियर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आई, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज आई, और उस पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में क्या हुआ, न्यू जियोलॉजिकल एंड न्यू ज्योग्राफिकल लिटरेचर, ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल लिटरेचर पूरा चेंज हो गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। न्यू डिस्कवरीज वर डन, न्यू डिस्कवरीज नजर आई हमें। सो न्यू जियोग्राफर्स वर्कड ऑन दिस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड फाउंड न्यू एंड समहाउ लॉजिकल रीजंस फॉर सेपरेशन ऑफ कंटिनेंट्स। अब फिर न्यू जियोग्राफर्स ने इस थ्योरी पर, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पर काम किया, और फिर उनको कुछ सही रीजंस मिले, लॉजिकल रीजंस मिले, और फिर उन रीजंस को उन्होंने दुनिया पर, मतलब दुनिया को दिखाया, और फिर अपना वो जो थॉट प्रोसेस है, अपनी जो हाइपोथेसिस है, उसको पेश किया। सबसे पहले नाम आता है, वो आता है अर्थर होम्स का। अर्थर होम्स, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये हमारे अर्थर होम चाचा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1930s में ही गेव द थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल करंट्स। कन्वेंशनल करंट्स की उन्होंने थ्योरी दी। ठीक, अब कन्वेंशनल करंट्स क्या होते हैं, इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, कन्वेंशनल करंट्स थ्योरी, सम करंट्स आर जनरेटेड इन द मेंटल एंड ड्यू टू विच थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द हाई प्रेशर एंड थ्रू दैट प्रेशर द कॉन्टिनेंट्स वर ड्रिफ्टेड। अब आर्थर होम्स जी ने, इन्होंने ये बताया कि हमारी क्रस्ट के नीचे लेयर है मेंटल, उसमें क्या है, उसमें वहाँ पे गर्माइश तो है, वहाँ पे वार्मथ है, गर्म, वहाँ मतलब एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत गर्म है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे करंट्स क्रिएट होते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत वार्मथ प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया कन्वेंशनल करंट्स। और उसी करंट्स जो होते हैं वो प्रेशर डालते हैं हमारी क्रस्ट पर, वो प्रेशर डालते हैं, और उसी प्रेशर की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या हो गए, ड्रिफ्ट कर गए, वो अलग हो गए, जुदा हो गए। ठीक, तो ये है इनकी थ्योरी, आर्थर होम्स की थ्योरी, और ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारी मेंटल है और ये पूरी हमारी क्रस्ट है। अब मेंटल में ये देखें करंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल करंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जब प्रेशर पड़ा ऊपर तो यहाँ पे क्या बन गया, कंटिन्यूस ड्रिफ्ट कर गए, मिड ओशियनिक रिज बन गया। मिड ओशियन रिज को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक, आर्थर होम्स की थ्योरी, आई होप कि आपको कन्वेंशनल करंट्स क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ, अब लोगों ने सोचा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ये तो कहानी चलती रहेगी, ओशन का क्या हुआ, ओशन का भी तो कुछ पता चले ना। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा वहां पे ओशन पे काम करते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, साइंटिस्ट ने ओशन की मैपिंग करना शुरू कर दी। और मैपिंग ऑफ ओशन एक इवेंट है हिस्ट्री का, और ये किसने किया, मैरी थार्प और ब्रूस हेजन ने किया। ये मैरी थार्प हैं और ये ब्रूस हेजन है, और इसको 1952 में इसको ओशन के फ्लोर को मैप किया गया था। ठीक, तो हमें पहले क्या लगता था, हमें आज भी बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है, ओशन है, समंदर है, ठीक, तो वो सीधा ही है, बिल्कुल प्लेन, ऐसे ऐसे यहाँ पे ज़मीन है, थोड़ा ऐसे होकर ऐसे सीधा सीधा ओशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्ची ये नहीं है। ट्रुथ उसके बाद पता चला, जब ओशन की मैपिंग की गई, जब ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई, तो हमको ये फिगर नज़र आई। ये फिगर आप देख सकते हैं ना, ये कोस्ट, फिर ऐसे चल के ये फिगर। अब इस फिगर को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो जो ओशन जो फ्लोर है उसको डिवाइड किया गया। ठीक, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये आप देख सकते हैं ओशन फ्लोर, ऐसी कुछ इमेज बनी मैपिंग करने के बाद। और फिर फर्स्ट जो पार्ट इन्होंने जो किया कवर
उसको ये नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब यहाँ से लेके अगर हम पॉइंट नोट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ माना जाता है, इतना हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक, ये सीधा सीधा हिस्सा है। आपने देखा होगा सी व्यू पर लोग खड़े होते हैं, पानी का मजा लेते हैं, पानी की लहरें आती हैं, पैरों को छूती हैं फिर चले जाती हैं, तो ये होता है ना। तो ये क्या है, इस एरिया को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक, फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। ठीक, अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है वो डिवाइड होती है फर्दर 3 हिस्सों में। कौन से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? ये पूरा हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब जैसे ही अगर आप आगे जाएंगे, अब वो तो आपने सीन देखा होगा ना कि लोग खड़े होते हैं, फिर लहरें आती हैं, पैरों को छूती हैं, फिर चले जाती हैं। तो ऐसे अगर आप आगे चलते जाएंगे तो एक आपको स्लिपरी पॉइंट दिखेगा। वो बैरियर्स लगे होते हैं, सी व्यू में बैरियर्स लगे होते हैं, इससे आगे आपको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, एक ऐसे ढलान होती है, उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। ठीक, फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज मतलब अब यहां पर हमारा कॉन्टिनेंट, जो हमारी जमीन है कॉन्टिनेंट की, वो हुई खत्म और यहां से ओशियन की जमीन शुरू हुई, ओशियनिक क्रस्ट शुरू हुई। अब ओशियन क्या, नीचे पानी तो है, पानी क्या, अब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम डुबकी मारेंगे तो पानी पानी है, पानी पानी है, नीचे कुछ नहीं है। नहीं, नीचे ज़मीन है, ओशियन के नीचे ज़मीन है, ओशियन की लिमिट होती है एक। ठीक, तो यहाँ पे फिर जो कॉन्टिनेंटल ज़मीन है वो ख़त्म जाती है, ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे शुरू हो जाती है और फिर आगे चलते आता है अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, आई होप आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अबाइसल प्लेन क्या होता है? अब जैसे ही आप कॉन्टिनेंटल मार्जिन को पार करेंगे, ठीक, तो फिर आता है अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन मतलब प्लेन रीजन इन ओशियन, ओशियन का बिल्कुल प्लेन फ्लैट रीजन जमीन होती है, वो उसको बोलते हैं अबाइसल प्लेन। ठीक, अब अबाइसल प्लेन के बाद कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अबाइसल प्लेन, फिर आता है मिड ओशियनिक रीजन्स। मिड ओशियनिक जो रीजन है, वहां पे ट्रेंचेस पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस बोलते हैं। ठीक, अब मिड ओशियनिक मतलब ओशियन के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, ये होता है सेंटर ओशियन का। यहाँ पे जब इन्होंने डुबकी मारी तो उनको क्या मिले? इनको रेंजेस मिली, माउंटेन रेंजेस मिली, समंदर के नीचे भी माउंटेन रेंजेस। कैन यू बिलीव इट? तो इन्होंने, इस थ्योरी ने सारे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, सारे लॉज चेंज कर दिए इस मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। ठीक, तो ओशन के नीचे माउंटेन रेंजेस मिली, फॉल्ट्स मिले, खड्डे मिले और ट्रेंचेस मिले, मतलब माइंस मिली। ट्रेंचेस आप एज अ माइन उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या मिड ओशियनिक रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ माउंटेन की तरह एक सरफेस यहाँ पे ऊपर उठ चुका है। ठीक, तो उसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रीजन। अब अगर हम आगे चलें तो उसके बाद मैपिंग तो सी फ्लोर की हो गई, फिर एक और थ्योरी नजर आई। पहले हमारी थ्योरी कौन सी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। किसने दी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हुई। आर्थर होम्स जी ने कौन सी थ्योरी दी? कन्वेंशनल करंट्स थ्योरी दी। ठीक, फिर मैपिंग की गई सी फ्लोर की, और फिर एक और थ्योरी हमारे पास नजर आई जो कि है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी? हैरी हेस ने दी। ये है हमारे हैरी हेस, और उन्होंने 1960 में ये थ्योरी दी। ठीक, अब इस थ्योरी में ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं सी फ्लोर इज कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन इट। उन्होंने बताया कि देखें, जैसे ओशन के अंदर माउंटेन्स रेंजेस हैं, ट्रेंचेस हैं, खड्डे, फॉल्ट्स हैं, उसी तरह से जैसे आर्थर होम्स जी ने बताया कि कन्वेंशनल करंट्स जनरेट होते हैं, तो ओशन की क्रस्ट है उसके नीचे है तो मेंटल। ठीक, तो जो हमारी मेंटल है वहां पे जो कन्वेंशनल करंट्स, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो जब प्रेशर ऊपर डालती है तो फिर ओशनिक रिज बनता है, मिड ओशनिक रिज बनता है। और इन्होंने रीजन बताए ट्रेंचेस के। अब ओशन जो मैपिंग हुई उसमें तो सिर्फ हमको ये पता चला कि हाँ माउंटेन रिजेस होती हैं, मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, ट्रेंचेस होते हैं, फॉल्ट्स होती हैं, लेकिन उन्होंने वजह बताई क्यों फॉल्ट्स बनते हैं ओशन के अंदर। कि ओशन के अंदर इरप्शंस होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं ओशंस के अंदर। कैसे होती हैं? लावा इज इरप्टेड आउट फ्रॉम द क्रस्ट। जो क्रस्ट है ओशनिक क्रस्ट, वहां से लावा इरप्ट होता है, देन इट इज कूल्ड एंड स्प्रेडेड। अब ओशन है तो पानी,
ठीक। तो लावा जो निकलता है वो कूल हो जाता है, पानी में मिक्स होकर कूल हो जाता है और फिर वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है और इसी वजह से जो हमारा सी है, जो हमारा ओशन है, उसका एरिया बढ़ता जाता है। तो ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक। रॉक्स नियरर टू फॉल्ट आर यंगर एंड रॉक्स नियरर टू कंटिनेंटल क्रस्ट आर ओल्ड। अब जब इन्होंने डुबकी मारी तो उसका एविडेंस जो उन्होंने दिया, हैरी हेस ने, इन्होंने बोला कि अगर आप कंपोजिशन पर नज़र डालेंगे तो रॉक्स जो हमको बीच में मिले, समंदर के बीच में, सेंटर में, ट्रेंचेस के खड्डों के सेंटर में, वो रॉक्स इतने पुराने नहीं हैं। और जो रॉक्स हमको कॉन्टिनेंट पर मिले हैं, समंदर और हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल राइज, जहाँ पे कॉन्टिनेंट की ज़मीन ख़त्म होती है और ओशियनिक क्रस्ट शुरू होती है, वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो बहुत ओल्ड हैं, उनकी कंपोजिशन बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि जो मिड ओशन रिज है, जो ट्रेंचेस हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली एरप्शंस होती रहती हैं, इसीलिए ही वहाँ पे न्यू रॉक्स जनरेट होती जाती हैं और जो पिछले के जो पुराने रॉक्स होते हैं उनके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। ये उन्होंने वजह बताई और उसका एविडेंस भी उन्होंने दिया। जब कंपोजिशन निकाली गई, जब एक्सपीडिशन की गई, तो जो ओशियनिक क्रस्ट के जो रॉक्स थे वो थे 200 मिलियन ईयर्स अगो, और जो कंटिनेंटल क्रस्ट के जो रॉक्स थे, जो कंटिनेंट क्रस्ट पर पाए गए थे, वो थे 3200 मिलियन ईयर अगो। तो उन्होंने बताया ये कैसे, ये इसीलिए ही हुआ है कि इरप्शंस होती रहती है समंदर में भी। ठीक, वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं। द लोअर लेयर्स आर देन कन्वर्टेड इनटू फॉल्ट्स एंड ट्रेंचेस एंड देन इट गोज इनटू द मेंटल एंड देन अगेन दैट मेंटल्ड रॉक्स आर इरप्टेड एंड दिस साइकिल गोज ऑन। और फिर उन्होंने बताया अब जैसे कि ओशन का मिड ओशनिक रिज है, वहाँ पे लावा इरप्ट होता जा रहा है, तो जो पुरानी जो लेयर्स हैं उनके ऊपर नई लेयर्स बनती जा रही हैं। इसीलिए रॉक्स वहाँ पे मतलब नए हैं ना, पुराने इतने नहीं है, इसलिए उनकी कंपोजिशन 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक। तो जो पिछले जो रॉक्स थे, पुराने जो रॉक्स थे, उनका क्या हुआ, वो फिर फॉल्ट बन जाते हैं, वो फिर फॉल्ट की शेप इख्तियार कर लेते हैं, जमीन में खड्डे कर देते हैं और फिर वही खड्डा मेंटल में जाकर दोबारा इरप्ट होता है कहीं दूसरी जगह समंदर में। मतलब इरप्शन इज इक्वल्स टू आप लगा लें फॉल्ट्स, खड्डे, और फिर उन्हीं खड्डों के थ्रू दोबारा इरप्शन होता है। तो ये एक साइकिल है समंदर में। ठीक। तो हम बोलते हैं समंदर मतलब खामोश समंदर है, सिर्फ यहाँ पे पानी है समंदर में। समंदर में सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, बहुत सी चीज़ें समंदर में होती है, ओशियन में। ठीक। अगर हम उसको फिगर पर समझें, क्योंकि गाइस ये थोड़ा टॉपिक जो है ये मतलब थोड़ा खुश्क टॉपिक है, ड्राई टॉपिक आपको कह सकते हैं। तो अगर हम इसको फिगर पर समझें ईजिली, ठीक, तो उसमें क्या हुआ है देखें, या ये हमारी पूरी मेंटल। ठीक। मेंटल में मैंने आपको जैसे पहले बताया क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा। ठीक है। अब जब कन्वेंशनल करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होती है ओशियनिक क्रस्ट में, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारी ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट में जो कन्वेंशनल करंट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से जो जमीन है वो ऊपर उठती है और फिर ओशियन में लावा इरप्शन हो गई है। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ओशियन में लावा इरप्ट हो रहा है, देखें लावा ऊपर, मैग्मा ऊपर जा रहा है, और जब ये मैग्मा ऊपर जाकर पूरा चलकर यहाँ पे भरता है तो ये कूल हो जाता है। ऊपर तो पानी है, ठीक, आग में अगर आप पानी डालेंगे आप तो आग तो बुझ जाएगी वो, तो यहाँ पे वो सीन हो रहा है। तो लावा जब वो कूल होता है तो जो खड्डे होते हैं ज़मीन में जो पहले बने होते हैं उनमें वो लावा अपनी प्लेस, अपनी जगह बना लेता है। उसको अपनी जगह तो बनानी है, वहाँ पे वो अपनी जगह बना लेता है। फिर से इरप्शन होता है, फिर से पूरा लावा बन जाता है, मतलब वो पूरे ढक जाता है पूरा वो जो सरफेस है ओशियन का। ठीक। फिर से इरप्शन होती है, ढक जाता है, फिर से इरप्शन होती है, ढक जाता है। तो पहले जो लेयर्स थी वो कहाँ गई, वो फिर कंटिनेंट से जब टकराती हैं, हमने पढ़ा ना कंटिनेंट राइज, कंटिनेंट राइज से जब वो टकराती हैं तो ओशियनिक क्रस्ट, आपको कॉम्पिटिटिव के जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखना है, ओशियनिक क्रस्ट हल्की होती है वेट में और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो वेट में भारी होती है, और जो चीज़ हल्की होगी वो चीज़ नीचे चली जाती है, वो चीज़ दब जाती है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो हल्की होती है, तो जब वो ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगी, दोनों का टक्कर होगा, तो क्या बन जाएगा, ट्रेंच बन जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट हल्की होती है तो वो नीचे चल जाएगी ट्रेंच के फॉर्म में, और फिर यही जो ट्रेंच है जब ये भरता है मैग्मा से, फिर यही यहाँ से दोबारा वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो ये पूरी साइकिल है। अब आई होप कि आपको
सही तरह से फिगर में समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये है द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको समझ में आ गई है, होप। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ ली, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्सेस पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई वो भी हमने देख ली। ठीक, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई। तो ये थ्योरीज को आपके नेम्स याद रखने दें गाइस, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। अगर कनेक्टिविटी आपकी क्लियर होगी तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सारी थ्योरीज को याद रखना। ठीक, अब फिर कौन सी थ्योरी आई, फिर एक और थ्योरी आई जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। मतलब थ्योरीज के बाद थ्योरीज आती जा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखें, हाइपोथेसिस हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, पिछले हाइपोथेसिस से हेल्प लेकर ही कोई नई थ्योरी निकाली गई है। ठीक, तो थ्योरीज पे थ्योरीज आती गई हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज किसने दी, मैकेंजी ने दी और पार्कर मॉर्गन, इन तीन जिन्होंने दी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीन जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी। 1967 में ये थ्योरी दी गई थी और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि हमारी जो क्रस्ट है उसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, और फिर आगे चलकर वही लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक, अब टेक्टोनिक प्लेट्स जब उनसे पूछा गया क्या होती है तो उन्होंने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की इरेगुलर शेप होती है, कोई एक शेप नहीं थी, इरेगुलर शेप होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, दोनों को हम प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें पहले क्या हुआ, पहले लोग समझ रहे थे ओशियनिक क्रस्ट अलग है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग है, लेकिन इन्होंने ये बोला, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने ये बोला कि नहीं, अलग ही नहीं है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये दोनों है तो क्रस्ट ना, ये वो दूसरी बात है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वो लैंड है, ये दूसरी बात है, लेकिन है ये एक ही है। और इसको उन्होंने नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक की, एक प्लेट है ये, टेक्टोनिक प्लेट इसको नाम दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि पूरी वर्ल्ड में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कौन सी हैं, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा जो बहुत सारी माइनर जो प्लेट्स बहुत सारी हैं। तो अगर हम आगे देखें तो मेन आइडिया इस थ्योरी का क्या था, इस थ्योरी का मेन आइडिया ये था, इट इज नॉट द कंटिनेंट दैट मूव्स, कंटिनेंट इज द पार्ट ऑफ प्लेट विच मूव्स। ये है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी का मेन आइडिया। अब भी टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी से जितने जो पहले थ्योरीज आई उन्होंने ये बोला हाँ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, वजूहात सबके अलग थे, सबका हाइपोथेसिस अलग था, सबके मतलब एक्सपीडिशन सबके अलग थे, इमेजिनेशन सबकी अलग थी, बट कॉन्सेप्ट उनका एक ही था, हाँ कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट किया। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट नहीं किया। टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी का मेन आइडिया ये है, इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट विच ड्रिफ्ट, इट इज द प्लेट विच ड्रिफ्ट। इन्होंने बोला कॉन्टिनेंट भी प्लेट का हिस्सा है और प्लेट ड्रिफ्ट करती है, प्लेट मूव करती है, कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते। तो ये इन्होंने क्लियर किया पूरी वर्ल्ड को। ठीक, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनमें 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, वो 3 तरीकों से हिलती हैं। कौन सी, एक डाइवर्जेंट, दूसरी कन्वर्जेंट और तीसरी ट्रांसफॉर्म। ठीक, डाइवर्जेंट कैसे, प्लेट्स गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर कॉजेस वोल्केनोज। उन्होंने बोला कि जब अभी एक प्लेट है, अभी दूसरी प्लेट है, ठीक, अब जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे डाइवर्ज करेंगी ना तो नीचे क्या है, नीचे मेंटल है, मेंटल से वोल्केनो बाहर निकलेगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। और आप जो वोल्केनिक इरप्शंस दिखते हैं वो इसी वजह से ही होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं, फिर प्रेशर क्रिएट होता है और फिर यहाँ पे देख सकते हैं वोल्केनो क्रिएट होता है। तो ये लावा ही है, ये मैग्मा ही है जो बाहर आके निकलता है, ठीक, हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। फिर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब गेटिंग क्लोजर क्रिएट्स माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस। अब जैसे डाइवर्जेंट में प्लेट्स अलग हो जाती हैं, ठीक, अब कन्वर्जेंट ने इन्होंने बोला कि कन्वर्जेंट में जो प्लेट्स दूर होती हैं एक दूसरे से वो ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं, आपस में करीब आ जाती हैं, ठीक। और कन्वर्जेंट मूवमेंट से क्या क्रिएट होते हैं, माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। अब देखें ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, अब ये जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होंगी, ऐसे मिक्स होंगी तो जो ऊपर का जो हिस्सा है ये उठ जाएगा, जब ये उभरता है तो फिर माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स आपने देखो ना, माउंटेन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो माउंटेन्स वो उभरे होते हैं, ऊपर होते हैं। तो क्यों होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं आपस में, ठीक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये माउंटेन्स मिली प्लेट्स, तो माउंटेन्स प्लेट हो गए। उसके अलावा ट्रेंचेस भी होते हैं। ट्रेंचेस हमने पहले पढ़े कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब खुद में से मिलेंगी तो ओशनिक क्रस्ट हल्की होती है तो वो नीचे चली जाएगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भारी होता है तो वो ऊपर ही रह जाएगी। तो ऐसे गड्ढे जो बनते हैं ना, तो वो गड्ढे, वो ट्रेंचेस, वो भी इसकी वजह से ही बनते हैं, कन्वर्जिंग मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं। ठीक, कन्वर्जिंग मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट्स, ये गाइस आपको याद रखना है। फिर जो तीसरी मूवमेंट उन्होंने बताई वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब घिसक जाना। अगर हम डेफिनेशन में देखें, स्लाइडिंग ऑफ बाउंड्रीज हॉरिजॉन्टली क्रिएट्स फॉल्स, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। अब ट्रांसफॉर्म मतलब घिसक जाना, एक टेक्टोनिक प्लेट ये, एक टेक्टोनिक प्लेट ये, तो जब ये ऐसे घिसकेंगी, ऐसे होंगी, तो फिर इस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब ऐसे घिसक जाना। और इस मूवमेंट से क्या होता है, फॉल्स, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। एक ये प्लेट, अब जैसे कि आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी, स्लाइड करेंगी, जब वो घिसेंगी, ठीक, तो यूरेशियन प्लेट, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, और जो इंडियन प्लेट है वहाँ पे जो कंट्रीज है वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि मूवमेंट हुई ना। ठीक, तो इसीलिए अर्थक्वेक्स आते हैं। और जब यही मूवमेंट ओशियनिक क्रस्ट में होती है, ये ओशियनिक प्लेट, ये ओशियनिक प्लेट, तो जब ओशियनिक प्लेट दोनों मिलती हैं आपस में, फिर सुनामी आती है। आपने सुना बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, सुनामी आ गई है। तो सुनामी इसीलिए आती है, दो ओशियनिक प्लेट्स जो होती हैं वो स्लाइड कर देती हैं आपस में। ठीक, अब यहां पर गाइस हमारा फाइनल टॉपिक हुआ क्लियर। अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे आता है अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट्स ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, इसीलिए अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स हमने समझा, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी समझी हमने कंटिन्यूअस ड्रिफ्ट जो थ्योरी है उसको हमने क्लियर किया। हर एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। और अगर हम अर्थक्वेक पर अगर नज़र डालें तो अर्थक्वेक में क्या होती है, अर्थक्वेक में वेव्स रिलीज होती हैं। अब जैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई टेक्टोनिक प्लेट्स तो वेव्स क्रिएट होती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं। अब जो वेव्स होती हैं वो एक तो होती है प्राइमरी वेव्स जिसको हम पी वेव्स के नाम से बुलाते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स जिसको हम एस वेव के नाम से बुलाते हैं। ठीक, प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस को हिट करती हैं। जो वेव्स अर्थक्वेक की अर्थ के सरफेस को, हमारी क्रस्ट को हिट करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। और जो वेव क्या होती है, अर्थ के सरफेस में होती है। अर्थक्वेक आते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता लेकिन अर्थक्वेक आते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है उनकी, ठीक, वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो जो वेव्स अर्थ के सरफेस में होती हैं उनको बोलते हैं एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक, फिर आती हैं बॉडी वेव्स जो कि इंटरनल, फिर आती हैं सरफेस वेव्स जो कि क्रस्ट पे लगती हैं, जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आगे चलें तो स्पीड क्या होती है, स्पीड चेंज होती है अर्थक्वेक में हमेशा वेव्स के। अब ये डिपेंड करता है वेव्स पर, डायरेक्शन भी चेंज होती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी देखा जाता है बहुत बार। और फिर क्या होता है, देखें जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की वेव्स निकलती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, और जिस पॉइंट पर वो सबसे पहले हिट करती हैं उसको बोले जाते हैं एपिसेंटर। अब जैसे कि देखिए एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो टर्की सीरिया अर्थक्वेक में एपिसेंटर कौन है? गाजिएंटेप। कि जो अर्थक्वेक की सबसे पहले झटका गाजिएंटेप को ही लगा तो वो क्या है, वो एपिसेंटर है, उसको हम एपिसेंटर बोल सकते हैं। अब अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सीस्मोग्राफ में, रिचर स्केल में इसका यूनिट है उसमें मेजर किया जाता है, और उसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है सीस्मोग्राफ में। मैग्नीट्यूड नहीं किया जाता। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब द एक्सटेंट ऑफ समथिंग। अर्थक्वेक वो कितना एक्सटेंट होता है, कितना वो बढ़ता है, कितने एरियाज को अफेक्ट करता है, वो होता है मैग्नीट्यूड। ठीक, तो गाइज आई होप के नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। हर कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई है। और फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक में मज़ा आया। और वी शैल ऑल प्रे फॉर टर्की एंड सीरिया, मे गॉड ब्लेस देम, और वो उस क्राइसिस से निकल सके, इस सिचुएशन से जल्दी निकल सके।